नमस्कार दोस्तों। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि ताइवान और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। The Chinese President Xi Jinping delivering a stern warning to President Biden today as tensions escalate quickly over Taiwan. China is using its unprecedented military drills to prepare for a full-scale invasion of the self-governing island. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइना और ताइवान इस वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा चाइना और नीचे की ओर एक आइलैंड देश जिसका नाम है ताइवान। तो ये दोनों ही जो देश हैं वो वन चाइना पॉलिसी अपनाते हैं। अब ये क्या चीज़ है? तो वन चाइना पॉलिसी ताइवान के लिए एक अलग है और चाइना के लिए एक अलग है। चाइना मानता है कि जो छोटा सा जो टापू वाला देश है, यानी कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ देश ताइवान, ये हमारा है। और ताइवान मानता है कि वो छोटा सा जो ताइवान देश है और वो जो पूरा जो बड़ा सा चाइना है वो हमारा है। जो ऊपर वाला बड़ा वाला चाइना है उसको पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और नीचे जो ताइवान है उसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जानते हैं कि अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जैसे अपने लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वैसे ही यूएसए में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है। तो जो लोअर हाउस यानी कि अपना जैसा लोकसभा है उनके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वहाँ के लोकसभा यानी कि लोकसभा नहीं है वहाँ पे, पर लोअर हाउस जो है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि लोग चुनते हैं उनको, उन लोगों को जो कि उस हाउस में बैठते हैं। तो वहाँ की जो अध्यक्ष है नैन्सी पेलोसी, वो अभी ताइवान विजिट किए हैं। ताइवान वही जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक टापू देश यानी कि एक आइलैंड कंट्री। तो उनके वहाँ आने से चाइना को क्या दिक्कत है और इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हो गया, हम देखते हैं आगे। तो यूएसए जो देश है वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी कि जो बड़ा चाइना है वो और ताइवान एक ही है, पर हेड बड़ा वाला चाइना है। पर ये उसका ऑफिशियली स्टेटमेंट है, ये उसका डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। पर वो अनऑफिशियली कई बार कह चुका है कि अगर जैसे चाहे ताइवान अभी तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर वो कभी भी एनेक्स्ड हो सकता है, यानी कि चाइना ताइवान को कभी भी ले सकता है। तो अगर कभी भी चाइना ताइवान को लेना चाहेगा तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान दोनों एक साथ ताइवान की तरफ से लड़ेंगे। और ये अनऑफिशियली कितनी बार कह चुका है। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. पर ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि ऐसा क्यों है। एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि ताइवान क्यों नहीं मार सकता चाइना को, उसके पास भी तो कुछ पावर्स होंगे। पर ऐसा है कि इकोनॉमिकली और डिफेंस में भी देखें या फिर कई और एक्सपेक्ट्स देखें तो चाइना बहुत आगे है अपने ताइवान से। और वो अगर डायरेक्ट सिर्फ ताइवान अगर चाइना से लड़ता है तो अपने आप वो एनेक्स कर लेगा ताइवान को, और वापस जैसे हांगकांग या फिर कई और जगहों को चाइना ने ऐसे ही एनेक्स किया था, एनेक्स यानी कि अपने ही देश में सम्मिलित कर लिया था, तो वैसे ही वो ताइवान को भी कर लिया। तो इसी का चलते ही जो चाइना क्या है कि थोड़ा ज़्यादा सुपर पावर है, इसलिए वो चाहता है कि ताइवान उसके अंदर आ जाए। इसलिए वो कोई भी ऐसा बड़ी पावर जैसे कि यूएसए हुआ या फिर कोई भी ऐसा देश हुआ, वो नहीं चाहता कि वो उसमें इंटरफियर करें। तो जो यूएसए वैसे जैसे उसने ऑफिशियली कह रखा है कि वो चाइना को चाइना वाली जो वन चाइना पॉलिसी है उसको मानता है। तो फिर भी उसके बाद में जो नैन्सी पेलोसी है वो ताइवान विजिट करती हैं और ये इसका बहुत ही विरोध करता है चाइना। और कई थ्रेट भी दिए थे कि अगर आप आएंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा, हो सकता है, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। पर उनके जाने के बाद में कई कार्रवाई करी गई चाइना द्वारा। तो अगर हम अब जानते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, क्यों इतिहास इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर पहले से उस क्रम में जानते हुए आते हैं हम कि हाँ पहले ये हुआ था, ये हुआ था, इसलिए अब ऐसा हो रहा है।
तो और इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो 1600 में ये लोग जो थे वो डच के अंडर में थे, डच कॉलोनी थी वहाँ पर। और जो पोर्तुगीज़ थे वो पोर्तुगीज़ कहते थे इनको इला फॉर्मेसा। इला फॉर्मेसा मतलब होता है कि ब्यूटीफुल आइलैंड। फिर 1895 में चिंग डायनेस्टी का रूल आया और फिर साइनो जापानीज वॉर में चाइना हार गया, तो ताइवान के ऊपर फिर जापान वालों ने रूल किया और बहुत ही लंबे दौरे तक उनको रूल किया जापान वालों ने। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आप जानते हैं कि जापान हारा और 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसमें जापान की हार हुई और चाइना एक लीडिंग पॉइंट पे था। और चाइना में उसके बाद में 1950 तक कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ की जो पार्टी थी, इसकी जो अगर हिस्ट्री अगर आप जानना चाहें तो फिर इसको बहुत टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप चाहें तो हिस्ट्री में इसकी बहुत अच्छे से कवर करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से पूरा सिर्फ हिस्ट्री। अभी तो सिर्फ क्विक रिकैप कर रहे हैं अपन कि अपन मेन टॉपिक से अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ इसको। तो 1950 में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए कि चाइना 2 में बटा और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि अभी का ताइवान है और उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, ROC भी कहते हैं, कई ट्विटर हैंडल या फिर ऐसे ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं। और पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि मेन लैंड जो चाइना है, बहुत बड़ा वाला जो चाइना है, वो उसको कहते हैं। तो उसको जो है माओ ने क्या कहते हैं लीड किया और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और ताइवान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और अभी भी डेमोक्रेसी वहाँ पे है। इसकी हिस्ट्री में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने ताइवान को UN यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जो सभी देशों का समूह है, तो ताइवान को रिकॉग्नाइज किया था और चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। पर जब कोल्ड वॉर की स्थिति आई, आपको मालूम ही होगा कि कोल्ड वॉर में कोई युद्ध नहीं हुआ था, पर जो रशिया है और USA है वो एक दूसरे से डिप्लोमेटिकली लड़ रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त चाइना, बड़ा वाला जो चाइना था, वो इनको ज़्यादा क्या कहते हैं फ़ायदेमंद लगा USA को, इसलिए पहले ताइवान को ऑफिशियल सीट्स दी थी वहाँ पे UN में, यूनाइटेड नेशन में। पर बाद में रिपब्लिक जो पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, बड़े वाले चाइना को और ताइवान को हटा दिया गया। तो अब ये देखते हैं कि इसके कारण पूरी दुनिया में क्या दिक्कतें आई, मतलब क्यों दुनिया को इफेक्ट पड़ रहा है इस क्राइसिस से, चाइना और ताइवान के क्राइसिस से। तो इफेक्ट पड़ रहा है क्यों? क्योंकि जो ताइवान है भले ही वो बहुत छोटा है, पर उसके पास एक ऐसी चीज़ है, उसका नाम है सिलिकॉन, बहुत ही मात्रा में है। और सिलिकॉन से क्या बनता है? सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? आपका मोबाइल हुआ, फ्रिज हुआ, या फिर कई लगभग मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो सेमीकंडक्टर से बनता है। तो वहाँ की एक कंपनी है TSMC, वो 60% पूरे वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को ताइवान कितना सही है। और अगर ये चाइना अगर इसको ले लेता है तो पूरा वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर है उसकी भाव को ऊपर नीचे करना चाइना के हैंडल में आ जाएगा। और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और उसका जो एक तरीके से डिक्टेटरशिप भी चलती है वहाँ पर, भले ही वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप भी चलती है वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है। तो पूरा वर्ल्ड ये चाहता नहीं है कि जो इतनी बड़ा इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर का वो चाइना की ओर चले जाए। और अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि कोई भी चीज़ पे प्रेशर बनाए चाइना, किसी भी टॉपिक पे अगर प्रेशर बनाना हो चाइना को, तो वो सिर्फ सेमीकंडक्टर के भाव ऊपर नीचे करके ही वो प्रेशर बना सकता है किसी दूसरे कंट्री को। कंक्लूजन पे आते हैं। अपन ने देखा कि चाइना और ताइवान कहाँ पर हैं। US अभी ऐसा क्या हुआ कि ये न्यूज़ में है, मैंने बताया कि वहाँ के जो लोअर हाउस की स्पीकर की हेड है वो क्या कहते हैं ताइवान में आई और ऐसा चाइना को सही नहीं लगा। पूरे वर्ल्ड को ताइवान की ज़रूरत क्यों है? और जापान और USA क्यों लड़ रहे हैं ताइवान के लिए? कि उन्होंने कई अनऑफिशियल ऐसा कहा है कि अगर चाइना ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश करेगा तो हम बीच में आएंगे। दुनिया को फ़र्क पड़ता है अगर चाइना ताइवान को ले लेता है तो। और जियो पॉलिटिक्स में आप अगर देखना चाहेंगे तो कोई किसी का सग्गा नहीं होता। पहले जो USA चाइना को स्थायी जो मेंबरशिप दिलाई है UN में, और वही USA आज चाइना के अगेंस्ट में है। तो ये इस कंक्लूजन के साथ में इस वीडियो को मैं एंड करूँगा। जय हिंद।